हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। दोस्तों, ये साइंस का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। और प्रीवियस में मैंने 5 प्रैक्टिस सेट आपके करा दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों पहले वो 5 प्रैक्टिस सेट देख लेना, उसके बाद ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाना आप। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट ये अभी मैं आपके हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए ही करा रहा हूँ। एंड देन आपके असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का आपका अलग से प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। एंड आप बोलेंगे तो आपके कर्मशाला कर्मचारी का भी करा दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपका आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा सिलेबस दिखा देते हैं, क्योंकि दोस्तों पूरे दिन हमें बस इसी बात के कमेंट मिलते हैं कि सर हमको अच्छे से अभी सिलेबस नहीं पता है। हमें मतलब अगर हमने असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है तो हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं साइंस में। तो दोस्तों इन्हीं सभी का बातों को इसी वीडियो में कवर कर देंगे। मतलब इसमें आपको पूरा सिलेबस दिखा देंगे। दोस्तों, इसमें आपका दिया गया है कि आपके हिंदी में जो है 100 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। सॉरी, आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। आपके एक एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। और 50 क्वेश्चन और 100 नंबर का हर सेक्शन में आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे। आपका हिंदी का 50 हो गया, विज्ञान सामान्य ज्ञान के 50 हो गए, एंड 50 आपके मैथ के हो गए, एंड 50 आपके रीजनिंग के हो गए। और आपको टोटल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेक्शनल वाइज आपकी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है, यानी कि आपको हिंदी में मिनिमम 25 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। और इसी तरह से आपका विज्ञान सामान्य विज्ञान में आपको दोनों में मिला के 25 क्वेश्चन सही करने हैं। एंड इसी तरह से आपके मैथ और रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको 50% क्राइटेरिया तो हर सेक्शन में क्वालिफाई करना ही करना है। एंड देन आपको स्कोर भी करना है। ठीक है दोस्तों। और इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो दोस्तों, आपको 100 मतलब आपके 200 क्वेश्चन हो गए, तो 200 क्वेश्चन में से आपको पूरे के पूरे सॉल्व करके आने हैं। वहाँ पर एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, भले ही आप 150 क्वेश्चन या 160 क्वेश्चन तक पहुँच पाएँ। और उसके बाद आप भले ही मतलब अपनी एनालॉजी के हिसाब से कहीं ऑप्शन को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के, उन सभी तरीकों आपको अप्लाई करना। और भले ही जब 15 से 20 क्वेश्चन आपके छूट जाए, मतलब जो आपसे नहीं बन पाएंगे दोस्तों, उनमें आप ए या बी जो मर्जी चाहे आप लगा के आना। क्योंकि दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन में आप कभी ऐसा करके देख लेना कि अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब आप सभी में बी 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 सभी में लगा के चले आओ 20 क्वेश्चन में, तो दोस्तों इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही होने की तो मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो मिनिमम पॉसिबिलिटी है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो दोस्तों और भी अधिक क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं आपकी सिलेबस की। दोस्तों, आपके हिंदी में आपके टोटल 6 चैप्टर दिए गए हैं, यानी कि आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं पढ़नी है। और दूसरा आपका हिंदी व्याकरण हो गया। और तीसरा आपका जो आपका अपठित बोध आता है, यानी कि आपका एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से काफ़ी 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एंड आपके प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हो गई, और हिंदी भाषा में पुरस्कार वगैरह हो गए, और आपका विविध हो गया। दोस्तों, ये सारे चैप्टर आप एक हिंदी की लूसेंट की बुक आती है वो ले लीजिए, या फिर मैंने आपको बता रखी है नालंदा पब्लिकेशन की वो ले लीजिए। यानी कि आपको या तो लूसेंट लेनी है या नालंदा लेनी है। ठीक है दोस्तों। और ये बुक लेने के बाद इनको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। एंड देन आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक ले लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन में आपको क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और वो क्वेश्चन कहाँ से लिए गए, वो क्वेश्चन आपके यूपी में जितने भी रिसेंटली एग्जाम होते हैं, आपके यूपी आर ओ का हो गया, और आपका हाई कोर्ट का वगैरह का एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, यूपी एसआई का हो गया, तो यहीं से वो क्वेश्चन लिए जाते हैं। यानी कि काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीटिव भी रहते हैं, इस वजह से आप प्रैक्टिस भी करते रहो। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी साइंस की। दोस्तों, आपके मतलब विज्ञान प्लस सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और विज्ञान में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी विज्ञान 50 नंबर की आने वाली है, एंड सामान्य ज्ञान भी आपका 50 नंबर का आएगा। तो दोस्तों, अब हम विज्ञान कौन सी पढ़ें, यानी कि विज्ञान में आपका अगर आपने हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, तो दोस्तों आपको इकाइयाँ मापन आयाम जो कि आपके
इंटरमीडिएट में फिजिक्स का जो सिलेबस था वही यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन कुछ चुनिंदा टॉपिक को दिया गया है, सारी फिजिक्स यहाँ पर नहीं दी गई आपकी इंटर वाली। दोस्तों यहाँ पर आपका इकाइयाँ मापन एवं आयाम और सदिश एवं अदिश राशियाँ हो गई, बल व गति के नियम हो गए, कार्य ऊर्जा शक्ति हो गई, और आपकी घूर्णन गति हो गई, ग्रहों और उपग्रहों की गति, जल, विद्युत रासायनिकी और कार्बनिक यौगिक और प्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, इन्हीं चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इन्हीं चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और दोस्तों बात करते हैं, अगर आपने कर्मशाला कर्मचारी के लिए अप्लाई किया है तो दोस्तों मैथ तो आपका सभी में सेम रहेगा, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो। रीजनिंग का सिलेबस भी सेम है आपका, हिंदी का सिलेबस भी सेम है आपका, और जीके का सिलेबस भी सेम है। ठीक है दोस्तों, और सिलेबस आपका चेंज कहाँ पे होगा, आपका सिलेबस चेंज होता है साइंस का। ठीक है दोस्तों, यानी कि साइंस का आपका हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग साइंस आती है, कर्मशाला कर्मचारी के लिए अलग आती है, एंड आपकी सहायक परिचालक के लिए अलग साइंस आती है। तो आप ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप अच्छे से इसको देख लेना, क्योंकि इसमें अगर मैं लग जाऊँ तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपके प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराने जा रहा हूँ। दोस्तों आप इसको सिलेबस को देख लेना, मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ पर आप वैकेंसी लवर ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं ज्वाइन हो तो वैकेंसी लवर ऑफिशियल। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ दे दूँगा, आप ज्वाइन हो जाना। अब चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है साइंस का। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि आपका के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का। और दूसरा, अगर हम इसको चेंज करते हैं दोस्तों, अगर हम इसका डेरिवेशन करने लग जाए तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m भी होता है। ठीक है दोस्तों, पी स्क्वायर अपान 2m ये होता है आपका रेखीय संवेग के संदर्भ में फार्मूला, के ई स्क्वायर के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें तो आपको स्पेशली देखने को मिलेगा हाइड्रो ऑपरेटर में। तो अब हम इसी फार्मूला पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों कैमरा ऑन कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को K1 मान लें, यानी कि K1 हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, एंड आपकी K2 अगर हम माने कि आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा है, अंतिम गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था K1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m। तो यहाँ पर क्या है कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो नया रेखीय संवेग पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर हम K1 को P1 स्क्वायर 2m लिख लें, एंड K2 को दोस्तों इसी तरह से P2 स्क्वायर अपान 2m, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान दोनों में सेम है, इसलिए m की वैल्यू बराबर रहेगी। लेकिन अगर हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तो दोस्तों उसका संवेग भी चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, P1 यहाँ पर मैंने संवेग P1 लिया है, एंड यहाँ पर P2 लिया है। चलिए दोस्तों अब हम इसको अगर कंपेयर कराएं तो दोस्तों यहाँ पर हमें अब क्वेश्चन में दिया क्या है, यानी कि गिवन दैट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारी जो अंतिम गतिज ऊर्जा है K2 इज इक्वल टू 256 इंटू K1 है, यानी कि जो हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा है वो पहली गतिज ऊर्जा की 256 गुना है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे क्वेश्चन में पहले से ही दिया है। तो दोस्तों अगर हम इसको कंपेयर कराएं तो दोस्तों P2 स्क्वायर अपान 2m इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने K2 की वैल्यू यहाँ पर लगा दी 256 इंटू K1 की वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे, जो कि हमारी यहाँ पर दी गई है P1 स्क्वायर अपान 2m। तो दोस्तों हम यहाँ से अगर कंपैरिजन करा देते हैं तो दोस्तों 2m से 2m आपका कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इक्वल में है। एंड अगर हम यहाँ से P2 स्क्वायर अपान P1 स्क्वायर इज इक्वल टू निकालें दोस्तों, ये मतलब आपका भाग में आ जाता है 256।
ठीक है दोस्तों। अब हम इसका स्क्वायर अगर ले लें, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, वो सॉरी अंडर रूट ले लें, तो इसका इधर भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इधर भी आपका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अल्टीमेटली 16 का ही वर्ग है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका P2 स्क्वायर अपान P1 सॉरी P2 अपान P1 इज इक्वल टू 16 आपका आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला कि आपका P2 इज इक्वल टू 16 P1। तो आपका जो संवेग होगा वो प्रारंभिक संवेग का 16 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 16 गुना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको दिया गया है कि कौन सी ऐसी राशि है जिसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, जिसमें कि आपको बताया गया था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही मतलब बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसमें आपकी राशि ऊर्जा हो जाती है। ठीक है दोस्तों। ऊर्जा का क्या रहता है कि आपके इसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी इसका जो भी रूप होगा ऊर्जा के रूप को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि गतिज ऊर्जा को आप स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हैं और यांत्रिक ऊर्जा को आप जो भी आपकी विद्युत ऊर्जा वगैरह उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। दोस्तों जब भी आपकी एक समान वृत्तीय गति होगी तो दोस्तों आपका जो अभिकेंद्री बल होता है ना, यानी कि F इज इक्वल टू mv² अपान r। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है आपका हमेशा समान होता है अभिकेंद्री बल। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन। m द्रव्यमान का एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की त्रिज्या r पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, इसका कक्षीय वेग होगा। दोस्तों ये तो फार्मूला मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा, कभी आपको फार्मूला पूछ दिया जाएगा या फिर कभी इसमें कोई भी वैल्यू लगा कर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों इसको आप याद रख लेना, मैं इसमें डेरिवेशन नहीं कराऊँगा। दोस्तों इसमें आपका जो फार्मूला होता है बी ऑर्बिटल, यानी कि जो आपका कक्षीय वेग होता है वो आपका अंडर रूट जी अपान आर ई प्लस एच इंटू आर ई। दोस्तों आर ई यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या है एंड जी आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपका त्वरण होता है, और आर ई यहाँ पर त्रिज्या है पृथ्वी की, और ये जो ऊंचाई है यानी कि पृथ्वी की सतह से जितनी जो भी उसकी सैटेलाइट की जो भी जितनी ऊंचाई होगी वो आपकी एच है, और ये आपका कक्षीय वेग है। तो दोस्तों आप इसमें फार्मूला देख लीजिए कौन सा आपका सही बन रहा है। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं आपके 45 नंबर क्वेश्चन पर। केपलर का ग्रही गति का तृतीय नियम बताता है कि ग्रह का सूर्य के परितः आवर्तकाल t अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये भी मैंने बहुत बार आपको मतलब कल भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया था। दोस्तों ये आपका हो जाता है तो दोस्तों यहाँ से जो आपका आवर्तकाल t आता है वो दोस्तों आपके जो भी t समानुपाती होता है a पे पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। दोस्तों ये आपको मतलब समझ में भी आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे समझाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना इस तरह से आपको समझ में आ रहा है नहीं, या फिर मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेन कॉपी पर करके बताऊँ। तो दोस्तों कमेंट करके बता देना, उसी तरह से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे समझाने का मतलब तभी सिद्ध होगा जब आपको समझ में आए। अब बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की, जहाँ ए से तात्पर्य कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष की त्रिज्या से है और भौतिक राशि जो अदिश है वह है। दोस्तों यहाँ पर आपको अदिश राशि सबसे पहले तो देख लेनी है कौन सी है। दोस्तों इसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स है ना, वो दोस्तों आपकी अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी
विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन आपकी जो विद्युत क्षेत्र फ्लक्स जो होती है वो आपकी अदिश राशि होती है, यानी कि ये आपकी दिशा पर डिपेंड नहीं करती है। और जो कि आपने फार्मूला पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र फ्लक्स का, यानी इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए सी कोस थीटा, बी ए सी कोस थीटा, यह इसका फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका अगले क्वेश्चन की, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। दोस्तों आपको एम्पियर सेकंड की इकाई बतानी है। दोस्तों आप अगर आप, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर आई टी, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एम्पियर हो गया, एम्पियर, और ये आपका सेकंड हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए, आवेश जो कि आवेश आपका कूलम में नापा जाता है, आवेश जो इकाई होती है वो आपकी एम्पियर सेकंड होती है, Q बराबर आई टी। ठीक है दोस्तों, मतलब फार्मूला से ही आपको ये यूनिट आपको निकालनी रहती हैं। अब बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल क्या हो जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि जब दो एक समान बल किसी भी निकाय पर कार्य कर रहे हों तो दोस्तों आपको जो नेट बल होगा ना, मान लीजिए कि ये कोई आपका पिंड है दोस्तों, ये कोई आपका मान लो कोई ब्लॉक है, यहाँ से मैं धक्का लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, और दोस्तों ये आपके, और यहाँ से भी कोई दूसरा व्यक्ति 5 न्यूटन का धक्का लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बल लगा रहा है, तो दोस्तों जो नेट बल होगा वो हमारा जीरो हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बल एक सदिश राशि है और ये आपकी जीरो हो जाएगी। हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, यानी कि प्रकृति में क्या ऐसी चीज़ है जो कि अकेले नहीं होगी। दोस्तों आपका जो बल होता है ना, ये कभी अकेला नहीं रहता है, और क्योंकि ये सदिश राशि है और जिससे पिंड का वेग बदल सकता है, और बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको फार्मूला पता होगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि जब भी द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान में जब त्वरण होगा तभी बल आएगा, उससे पहले बल नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर, Pb प्लस सी यू सी एल टू एरो Pb Cl2 प्लस Cu दी गई समीकरण अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है, यानी कि ये आपको अभिक्रिया बतानी है, कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है, तो ये आपको बतानी है। यानी कि आपकी ये विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, या दोहरे विस्थापन की अभिक्रिया है, या अपघटन की अभिक्रिया है। दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो आपकी अभिक्रिया है ये विस्थापन की अभिक्रिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपकी सी यू को विस्थापित कर दिया गया है पीबी के द्वारा, इस वजह से ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव का विभिन्न सूत्र क्या होता है। दोस्तों आपका जो पृष्ठ तनाव होता है वो होता है आपका T इज इक्वल टू बल बटे लंबाई, आपका पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है, और बल का आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, लंबाई आपकी मीटर में नापी जाती है। और दोस्तों आप बात करते हैं कि आपका न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो T-2, तो यानी कि आपका यहाँ पर हो जाता है m1 L1 T-2 अपान जो आप L1। ठीक है दोस्तों, तो L से L आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका m1 T-2 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब चलते हैं ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है। तो दोस्तों आपकी ध्वनि जो नापी जाती है वो आपकी डेसिबल में नापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं C12 H22 O11 क्या है आखिर, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका जो लैक्टोज होता है ये आप इसका फार्मूला होता है C12 H22 O11। ठीक है दोस्तों, और जो आपका ग्लूकोज होता है उसका फार्मूला आपको पता होगा कि C6 H12 O6 इसका फार्मूला होता है ग्लूकोज का, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इत्र बनाने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है, यानी कि इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है एंड मसाले बनाने में भी किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आपका जो एस्टर जो होता है दोस्तों, ये इसमें
इत्र में भी इसका यूज होता है और मसाले वगैरह में भी इनका यूज होता है। सुगंधित मतलब ये एक तरह की स्मेल लाने के लिए इसका यूज होता है एस्टर का। खालिस्तान एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। कौन सी आपकी पॉलीमर नहीं है? दोस्तों पॉलीमर से आपको हर सेट में क्वेश्चन करा रहा हूँ और दोस्तों देखना परीक्षा में भी आपको एक क्वेश्चन आपको पॉलीमर से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर में मैंने देखा कि यूपीएसआई में, जबकि सिलेबस में नहीं दिया था पॉलीमर, फिर भी यूपीएसआई के परीक्षा में पॉलीमर से हर सेट में लगभग क्वेश्चन देखने को मिला है। तो दोस्तों पॉलीमर आप अच्छे से पढ़ लेना और डेली हमसे प्रैक्टिस करते रहना हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव होने वाला है साइंस का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। जो आपका बैकेलाइट जो होता है, बैकेलाइट जिससे आपके बर्तन के हैंडल वगैरह बनते हैं या फिर इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं, और ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपका पीवीसी क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और आपका टेफलॉन और पॉलीस्टायरीन ये सभी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हैं। लेकिन आपका जो बैकेलाइट होता है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। अब बात करते हैं निम्न में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर खड़ी है। और श्रुति कुर्सी पर बैठी है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में असफल है। दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन सी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी स्थिति में कार्य किया जा रहा है। दोस्तों हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। दोस्तों पुस्तक पढ़ने का ये मतलब नहीं कि वो कार्य कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आपका कार्य का क्या होता है, W=F/D, यानी कि कार्य तभी होगा जब आप उस पर बल लगा रहे हैं और बल लगाते समय विस्थापन भी हो। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर विस्थापन 0 है तो दोस्तों कार्य भी 0 हो जाएगा। F का गुणा आप 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर बल नहीं लगा रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, तब भी आपका कार्य 0 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बी की बात बाद में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। दोस्तों बैठने से कुछ भी मतलब आप कार्य नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों आप एक बार बैठ गए ना, उसके बाद आपका विस्थापन नहीं हो रहा है, भले ही आप उस पर कितना भी जोर लगा रहे हैं कुर्सी पर, उससे मतलब नहीं है। अब बात करते हैं डी। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में असफल है। मान लीजिए कोई दीवार है, इस पर आप 2 न्यूटन 3 न्यूटन 10 न्यूटन कितना भी फोर्स लगा दीजिए, जब तक इसमें विस्थापन नहीं होगा, अगर दीवार उठकर यहाँ तक नहीं आएगी, तब तक इसमें कार्य मतलब फिजिक्स की भाषा में कार्य करना नहीं कहा जाएगा, जब तक विस्थापन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी कार्य 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, और यहाँ पर भी आपका कार्य 0 होगा। अब बात करते हैं कि बी ऑप्शन में, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। दोस्तों ये चल रही है यानी कि पुस्तक का कुछ ना कुछ वजन होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो चल रही है ना, तो दोस्तों पुस्तक का वजन मान लो m है। ठीक है दोस्तों, और ये इस पर जो आपका गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा होगा वो आपका a होगा। और दोस्तों जो आपका चल रही होगी ना, तो कुछ ना कुछ विस्थापन हो रहा होगा, तो आपका F/ma/d हो जाता है, यानी कि वो कार्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप मान लो कोई भी चीज़ लेकर अगर आप चल रहे हैं, तो दोस्तों उसमें आपका कार्य काउंट होता है, क्योंकि दोस्तों आप वहाँ पर विस्थापन भी हो रहा है, यानी कि डी भी हो रहा है, और जो आपने कोई भी चीज़ उठा रखी है तो वहाँ पर ए भी मतलब जी भी लग रहा होगा, जो कि आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, और वस्तु का कोई ना कोई वजन जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। अब बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। इसमें आपका दिया गया है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको डेली करा रहा हूँ। दोस्तों P= होता है जो भी उसने कार्य किया होगा और कितने सेकंड में किया है, यानी कि समय, तो P=W/T। तो इसको P को निकालने के लिए सबसे पहले हमें W पता होना चाहिए, यानी कि कार्य कितना किया गया है। दोस्तों समय तो यहाँ पर दिया ही गया है आपका 10 सेकंड। जो भी कि हम कार्य निकालेंगे उसमें 10 का भाग दे देंगे तो आप हमारी शक्ति आ जाएगी। तो दोस्तों अब हम कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारी ये कोई सीढ़ियाँ हैं, ये हमारी सीढ़ी है और ये सीढ़ी हो गई।
और दोस्तों जो भी हमारा कार्य किया जाएगा ना वो W = mgh, जो भी वस्तु की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही हमारा कार्य कहलाता है। दोस्तों m तो हमारा यहाँ पर 50 किलोग्राम दिया गया है। अगर हम g की वैल्यू तो हमको पता ही है, यहाँ पर शायद क्वेश्चन में दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम हाइट निकाल लें ना तो दोस्तों हमारी w भी निकल आएगी। तो दोस्तों हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, 44 सीढ़ियाँ हैं हमारी, ये सीढ़ियाँ हमारी 44 हैं और 15, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि 44 सीढ़ियाँ और 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई। तो दोस्तों 44 × 0.15 दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस वजह से पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर हम निकालें कि जो हमारा अगर 44 का गुणा 0.15 में करेंगे तो दोस्तों हमारी जो हाइट निकल के आएगी वो दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको हम अभी इतना ही रहने देते हैं। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। अभी हम गुणा नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं W = mgh। m हमारा 50 है, 50 और g हमारा 10 है और h हमारी कितनी है, हाइट जो अभी निकाली थी कितनी, 15। सॉरी दोबारा लिख लेते हैं इसको, W = 50 × g 10 और h हमारी 44 सीढ़ियाँ हैं और 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है दोनों की, और इसमें हम 100 का भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 10 बार जाएगा और ये हमारा 0 बार जाएगा। तो दोस्तों अब थोड़ी आसानी हो गई है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो W = हमारा निकलेगा 44 × 15 दोस्तों। अगर हम 44 × 15 × 5 करेंगे तो दोस्तों हमारा 44 × 75, 15 × 75 हो जाएगा। तो दोस्तों 75 चौको आपका 300 हो जाएगा, 300 का 0 और 75 चौको 300, और जो पिछले 30 बचे थे तो वो दोस्तों 300, यानी कि आपका कुछ, हाँ पिछले जो 3 बचे थे ना उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, 330 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका निकल के आएगा 330 वाट, ठीक है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मीटर किसके बराबर है दोस्तों, आपको इसमें इकाइयाँ कुछ दी गई हैं दोस्तों, माइक्रोन में आपको बतानी है। तो दोस्तों 1 मीटर = 10⁻⁻6, वो सॉरी आपका 10⁻6 माइक्रोन होता है, ठीक है दोस्तों। 1 मीटर में आपके 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 58 का ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है दोस्तों। न्यूटन के दूसरा नियम तो आपका संवेग के बारे में बताता है, संवेग, एंड आपका गति का पहला और दूसरा नियम। दोस्तों पहला नियम तो आपका जड़त्व का नियम कहलाता है, और दूसरा नियम अभी मैंने बताया आपका संवेग को बताता है, और जो तीसरा नियम होता है वो आपका क्रिया प्रतिक्रिया को बताता है। यानी कि अगर आप कोई भी क्रिया एक दिशा में करेंगे तो विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। और तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई नाविक होगा वो अगर नाव को पीछे की तरफ धकेलेगा तभी वो आगे चल पाएगा, इसी वजह से नाव उसके पीछे की तरफ चली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। P4O10 + H2O H3PO4 समीकरण पर ध्यान दें। इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक अणु कितने होंगे दोस्तों। इसमें जो आपके मतलब इसको जब हम संतुलित करेंगे तो दोस्तों कुछ यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से हम इसका संतुलन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपकी H3 है और यहाँ पर आपके H2 हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको संतुलन में करें तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर P भी देख लीजिए आप, P आपके 4 दिए गए हैं और P यहाँ पर 1 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम H को अगर संतुलित करें तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कर दें, सॉरी 3 का, यहाँ पर हम अगर 2 का गुणा कर दें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 6H हो जाएंगे
और यहाँ पर भी हमारी 6H हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक अणु, दोस्तों हमें पूरी समीकरण संतुलित नहीं करनी है, हमें सिर्फ H के बारे में सोचना है। तो दोस्तों हमारे H के अणु 6 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 का गुणा किया और यहाँ पर 2 का गुणा किया, तो दोनों जगह हमारी H की वैल्यू समान हो गई। ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर मैंने इसकी PDF डाल रखी है, और वहाँ पर मैं समय समय पर आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।